हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर टूर्नामेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जेपीएससी जैट की क्लासेस एग्जाम फाइटर टूर्नामेंट पे लगातार जारी है। क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही है और क्लासेस हमारे ऐप पर भी चल रही है। आप जहां से चाहे क्लासेस देख सकते हैं, लेकिन एक फायदा बता दूं, अगर आप यूट्यूब पे देखते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। यूट्यूब में क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा, वीडियो लेक्चर। अगर आप हमारे ऐप पर आते हैं तो ऐप पे क्या मिलेगा, यहाँ पर वीडियो भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसको पीवाईक्यूज भी बोल सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और यहाँ पर 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे और यहाँ पर सिर्फ आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पर वीडियो इधर से उधर आपको मिलेगा, वेल सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, यहाँ एक ही जगह मिलेगा, है ना। वीडियो इसके नीचे पीडीएफ, वीडियो इसके नीचे पीडीएफ, ऐसे मिलेगा सीक्वेंस में। तो आपको जो भी पसंद हो आप दोनों जगह कर सकते हैं। यहाँ वीडियो आपको एवरीडे मिल जाएगी, ठीक है। सारे वीडियो नहीं मिल पाएगी, कुछ वीडियो मिल जाएगी। यहाँ आपको सारा वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ यूट्यूब से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी कोई स्वागत है। और अगर आप पूरा सिस्टमेटिक क्लासेस करना चाहते हैं और पूरा एकदम चाहते हैं कि मेरा इस बार रिजल्ट पक्का हो ही और हम जेट क्रैक करें और 6% में आपका भी नंबर आए, तो 6% में अगर आपका रोल नंबर आना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि आपको ऐप पर आना चाहिए। और इस ऐप का लिंक, जो ऐप है ना एग्जाम फाइटर नंबर, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा ऐप का लिंक, उसको क्लिक जैसे कीजिएगा ऐप डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, स्टोर STORE स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। आपको सारे कोर्सेज वहां पे दिखने लगेंगे। आपको जो भी कोर्सेज चाहिए, पेपर 1 जरूरी है सभी के लिए, तो पेपर 1 में ज्वाइन कीजिए, पेपर 2 में, जो जिसको पसंद है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लासेस में एंट्री करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग ऐप के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार क्लासेस लेना है। तो अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है, गुप्त काल, है ना, गुप्तकालीन कला। गुप्तकालीन कला, और गुप्तकालीन कला को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपसे एक प्रश्न अगर आता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कौन सा है, तो गुप्त काल को कहते हैं। तो स्वर्ण काल, क्या इससे अच्छा कहीं काल नहीं था, मौर्य काल नहीं था क्या, था। लेकिन यहाँ एक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, कला के क्षेत्र में, कला और संस्कृति के क्षेत्र में गुप्त काल में जो प्रगति हुई ना, वो किसी भी काल में आपका एंशिएंट डायनेस्टी में नहीं हुई। इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, गुप्तकालीन जो कला और संस्कृति का काल है, इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं। तो उस गोल्डन एज को हम लोग क्यों कहते हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के तहत इसको देखेंगे। इसके स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी, चित्रकला की क्या विशेषता थी, इसके बाद इसका मूर्ति कला का क्या विशेषता था, इसके धातु कला का क्या विशेषता था। तो चलिए एक एक चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक पैरामीटर्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और हम लोग क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। अभी पेपर 2 हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है और ऐसे ही अलग अलग विषयों की सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही है। यहाँ पर पेपर 1 की क्लास जो कि सभी के लिए जरूरी है, तो उसको भी आपको करना है। ठीक है, गुप्तकालीन कला के बारे में कुछ राइटर्स ने कुछ चीजें कही है, जिसको कि मैंने बोल्ड लेटर यहाँ पर कर दिया है। कहीं अगर कोटेशन पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, गुप्तकालीन कला के बारे में एस अग्रवाल महोदय का स्टेटमेंट काफी फेमस है। एस अग्रवाल, इसने क्या कहा, इसने कहा इस काल की दृष्टिगत कलाकृतियों ने गुप्त काल के गौरव को अस्थायित्व प्रदान किया। अब तक जो भी गुप्त काल से पहले कला के क्षेत्र में प्रगति हुई, लेकिन उन सभी कलाकृतियों को गुप्त काल के गौरव को अस्थायित्व प्रदान किया। एक प्रकार से यहाँ उसको स्टेबिलिटी मिल गया। गुप्त काल के कला की बड़ी प्रगति हुई, इसमें डॉक्टर जो एस अग्रवाल सर है, उनका क्या कथन है, इस काल के दृष्टिगत कलाकृतियों ने गुप्त काल के गौरव को अस्थायित्व प्रदान किया। यानी गुप्त काल का जो गौरव है वो उसके कहां पर है, कला और संस्कृति में अस्थायित्व है। आज भी लोग मानते हैं कि यह स्वर्ण काल था और इसके कला और संस्कृति का है। ये कथन किसका है, इस काल के दृष्टिगत, यानी इस काल के जगह एग्जाम में क्या रहेगा, गुप्त काल। इस काल जो लिखा है ना एग्जाम में आपको यहाँ मिल सकता है, गुप्त काल। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, गुप्त काल की दृष्टिगत कलाकृतियों ने गुप्त काल के गौरव को अस्थायित्व प्रदान किया। यह कथन किसका है, तो एस अग्रवाल का। यह कथन किसका है, एस अग्रवाल का, याद रखिएगा। इसी प्रकार अगर और एक कोटेशन है, उसको वो अगर पूछ दिया जाए तो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका भी स्टेटमेंट काफी मायने रखता है और वो दूसरे हैं,
आरसी मजूमदार, जिसका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने क्या कहा है, रमेश चंद्र मजूमदार का स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन में ये सब आता है कि टफ क्वेश्चन में आता है। अगर ये आ गया और अगर आपको याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे ना। अब ये स्टेटमेंट किसका पूछा जाएगा, सामान्यतः गुप्त काल के कला के बारे में करें, सामान्यतः उच्च कोटि का आदर्श माधुर्य तथा उच्च कोटि की सौंदर्य भावना गुप्त कला की विशेषता है। यह कथन किसका है, सामान्यतः उच्च कोटि का आदर्श माधुर्य तथा उच्च कोटि की सौंदर्य भावना गुप्त कला की विशेषता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका, आरसी मजूमदार का। तो दो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कला के क्षेत्र में, जब गुप्त काल की कला को हम लोग देखेंगे तो, ठीक है। अब है कि गुप्त कला की विशेषताओं को हम लोग समझते हैं। इसका जो विशेषता है हम दूसरे से कंपेयर करेंगे, अलग अलग काल के से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इसको विशिष्ट क्यों बनाता है, दूसरे से श्रेष्ठ क्यों बनाता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, यह स्वदेशी कला है, ठीक है। यह स्वदेशी कला है, विदेशी कला का यहाँ पर अभाव है, यानी विदेशीपन का अभाव है। यह क्या है, भारतीय कला है। इसके पहले जो कि गंधार कला था, ठीक है, वो उसमें विदेशी प्रभाव था। कुषाण काल में गंधार कला था जिसमें विदेशी प्रभाव था, लेकिन ये भारतीय कला है ना। इसमें इसको हम लोग कहते हैं स्वदेशी कला मानेंगे, इसमें विदेशीपन का अभाव है। तो पहला विशेषता हो गया। जब आप इसकी विशेषता को देख रहे हैं, पहला विशेषता क्या है, भारतीय कला है, विदेशीपन का इसमें अभाव है। इसके पहले जो गंधार शैली थी ना, वहां पर क्या था, गंधार शैली में विदेशी कला का प्रभाव था। किसका, यूनानी कला का प्रभाव था। जो मूर्तियां होती थी, उनका जो हाथों का जो स्ट्रक्चर होता था, वो यूनानी कला से प्रभावित था, ठीक है। ये लेकिन विदेशी जातियों की कला से गुप्तकालीन कला अप्रभावित है, यानी प्रभावित नहीं हुआ था। तो ये इसका पहला हो गया कि स्वदेशी कला थी। इस कला की अगर दूसरी विशेषता देखेंगे तो इस काल की जो कला थी उसमें सरलता थी, है ना, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, है ना, बिल्कुल सरल तरीके से इसे बनाया जाता था। इस युग की कला की दूसरी विशेषता इसकी सरलता है। सरलता है, यहाँ मूर्तियों में न तो वस्त्र उसका जो पहना जाए उसमें बहुत भार था, और ना ही उसका जो बॉडी पार्ट्स है उसका बहुत ज्यादा उभार प्रकट करना, दिखाना, अंग प्रदर्शन जिसको कहते हैं, वो यहाँ नहीं था, जो कि कुषाण काल की मूर्तियों में ये चीजें देखने को मिलती थी। यानी तीसरी विशेषता कह सकते हैं, दूसरी विशेषता सरलता, तीसरी विशेषता कलाकारों की सौंदर्य प्रियता। तीसरी विशेषता क्या, सौंदर्य प्रियता, किस प्रकार चीजें अच्छी लगेगी, है ना, इनके सौंदर्य इसका अच्छा लग दिखेगा, उस पे यहाँ का कलाकारों का ज्यादा फोकस था। यहाँ पे ये नहीं फोकस था कि वस्त्र को हम लोग पारदर्शी बना दें। यहाँ पे देखिए जो कुषाण कालीन मूर्तियां हैं उसमें नग्नता दिखती है, लेकिन यहाँ इस प्रकार की चीजें नहीं देखती है साथियों। गुप्त कालीन कलाकारों ने पारदर्शक वस्त्रों का निर्माण ऐसी कुशलता के साथ किया कि उसमें स्वाभाविक सौंदर्य तथा मनोहरता दृष्टिकोण, अगर पारदर्शक वस्त्रों का प्रयोग भी किया है तो उस तरह नहीं जो उनका कह सकते हैं वो भद्दा दिखे, मनमोहक, है ना, सौंदर्यता भी बनी रहे और मनोहरता भी उससे दृष्टिगोचर हो, यानी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, पारदर्शक लेकिन अट्रैक्टिव, उस तरीके से ऐसा फुहर जैसा नहीं बनता था। तो ये क्योंकि उनको सौंदर्यता को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया। तो ये इनकी इस काल के कला की महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस कला की अगर और विशेषता हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अधिकतर जो था ना आध्यात्मिक चीजों पर ज्यादा चित्रकारी या ज्यादा मूर्ति कला का जो भी प्रमाण मिलता है वो अधिकतर आध्यात्मिक है। यहाँ इस कला की और एक विशेषता क्या होगी कि यहाँ पर आध्यात्मिक है। यहाँ विशेषकर कह सकते हैं गौतम बुद्ध यानी बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रतिमा मिला है, यानी अध्यात्म की ओर कला और संस्कृति का ज्यादा झुकाव था, ठीक है, अध्यात्म की ओर कला और संस्कृति का ज्यादा झुकाव था। अध्यात्म में भी अगर पूछा जाएगा किस धर्म से, तो किस धर्म से, तो वो आपका धर्म था कौन था, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा झुकाव था। इस युग में अगर देखें तो देवी देवताओं के अनेक मंदिर बने। स्थापत्य कला में हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग गुप्तकालीन क्या देख रहे हैं, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब क्या हो, भवन निर्माण कला, भवन निर्माण कला। इस काल में बहुत सारे मंदिर बने, ठीक है, इस काल में की विशेषता क्या है, मंदिरों का, बहुत सारे मंदिर बने, ठीक है, जो पत्थर के बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ पर
अगर देखेंगे तो इसी बिल्डिंग्स में, जो कि पहले आपके समतल होते थे, है ना, जो बिल्डिंग था ना वो समतल हुआ करता था, लेकिन बाद में उसमें भी शिखर होने लगा। उनका जो छत था मंदिर का क्या होता है, अभी शिखर होता है, लेकिन ये वाला शिखर जिसको बोलते हैं ना, मंदिर के ऊपर इस प्रकार का शिखर होता है, तो ये शिखर पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ ऐसे ही छत होता है, जैसे आपका प्लेन छत होता है ना, ऐसे ही छत था। लेकिन बाद में क्या हो गया ना, बाद में इसमें शिखर बनना शुरू हो गया। अभी शिखर भी बाद में बनने लगा। इस काल के मंदिर का विशेषता है कि मंदिर में शिखर बनना स्टार्टिंग हो गया, लेकिन सिर्फ मंदिर बनाए जाते थे, यहाँ सभा भवन कहीं भी आपको नहीं बनाया जाता था। इसलिए आप देखिएगा कि पहला तो मंदिर पत्थर के बनते थे, दूसरा यहाँ मूर्ति स्थापित की जाती थी, छोटे से मंदिर बनते थे कि मूर्ति को वहां रख दिया जाए। ये नहीं कि अब वहां पर भक्त बैठेंगे, भक्तों के बैठने के लिए कोई भी विशाल सभा भवन ये लोग नहीं बनाते थे। ठीक है, शुरू में जैसे हमने कहा कि इसकी छतें जो थी ना चपटी थी, लेकिन बाद में यहाँ पर भी जैसे आधुनिक हमारा मंदिर है, जिस प्रकार वहां पे क्या बनता है, शिखर रहता है, वो शिखर यहाँ पर बनने लगा। ठीक है, वहां पर शिखर भी बनने लगा। प्रवेश द्वार जो होता था, प्रवेश द्वार, उसके लिए स्तंभ यानी जो पिलर्स हैं, पिलर्स बनाए जाते थे, और देवी देवताओं की जो प्रतिमा थी ना उसको सिर्फ अंदर में रखने का प्रयास किया जाता था, बाद में फिर विशेष चीजें वहां पर नहीं की जाती। ठीक है, बस मूर्ति को रख दिया जाए और यही हो गया मंदिर। बहुत बड़ा प्रांगण नहीं बनता था। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इस काल का, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर का जो एग्जाम्पल है वो है देवघर। देवघर, ये देवघर नहीं समझना है, देवघर जिसको आपका जिला झांसी में स्थित है, जिला झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के झांसी में देवघर का 10 अवतार मंदिर है। ये विष्णु का मंदिर है, उसके 10 अवतारों का वहां पर जिक्र है, जिसका 12 मीटर ऊंचा शिखर। इसका शिखर कितना है, 12 मीटर ऊंचा, जो कि भारत के सबसे प्राचीन है। तो कौन सा मंदिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यूपी के झांसी जिले में स्थित है। इसके साथ इस काल में भुमरा मध्य प्रदेश में शिव का मंदिर मिला है। इसी प्रकार नचना कुठार मध्य प्रदेश में पार्वती का मंदिर मिला है। सभी गुप्त काल के हैं। ठीक है, इसमें से आपसे पूछ दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है, या कभी पूछ दिया जाएगा भुमरा का मंदिर किस देवता को समर्पित है, शिव को। इसी प्रकार आपको नचना कुठार का मंदिर किसको समर्पित है, तो माता पार्वती को। ठीक है, भीतर गांव जो कि कानपुर में है, कानपुर का मंदिर। इसी प्रकार बीजापुर का ऐहोल मंदिर, उदयगिरी, उदयगिरी जो कि विदिशा में है मध्य प्रदेश, तो उदयगिरी का आपका विष्णु का मंदिर। आपको पूछा उदयगिरी का मंदिर किस देवता का, विष्णु का। इसी प्रकार चित्तौड़ और मांडू का सूर्य मंदिर। चित्तौड़ और मांडू में गुप्त काल का कौन सा मंदिर मिला है, चित्तौड़ और मांडू में, तो सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर मिला है चित्तौड़ और मांडू में साथी। तो ये गुप्त काल में जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसकी भी संख्या काफी ज्यादा है, और मंदिरों का बनावट किस प्रकार था उसको भी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और एक चीज, जब हिंदू धर्म की बात होती है मंदिरों की, इसके साथ हमने पहले ही कहा कि यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे कह सकते हैं मूर्तियां मिली है। तो वहां बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत सारे यहाँ पे स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, इस काल में बौद्ध धर्म के अनेक विहार भी मिले हैं और स्तूप भी मिले हैं। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ विहार भी मिला है और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप भी मिला है। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है उसमें हम लोग देखेंगे सारनाथ में। सारनाथ में गुप्त काल अनेक बौद्ध विहारों का अवशेष पाए गए हैं। राजगीर का स्तूप देखिएगा, राजगीर बिहार में। इसी प्रकार जोलियान और पुष्कलावती का बौद्ध विहार स्तूप, सांची और बोध गया के बौद्ध मंदिर भी गुप्तकालीन है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कौन कौन से यहाँ पे संस्थान बने, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए आपके देख रहे हैं सारनाथ में बहुत सारे बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। इसी प्रकार जौलियन और पुष्कलावती में बौद्ध विहार स्तूप मिले हैं। सांची और बोध गया में भी कर सकते गुप्तकालीन बौद्ध मंदिर मिले हैं। ये सारे जो स्थान है यहाँ से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए धार्मिक वास्तुकला के प्रमाण देखते हैं। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो उदयगिरी, उदयगिरी उदयगिरी की पहाड़ी में भी, उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं को काटकर, ठीक है, उदयगिरी की पहाड़ी में गुफाओं को काटकर वैष्णव
और शैव मत की अनेक गुफाएं है ना, वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण की गई है, मूर्तियां उत्कीर्ण की गई गुफाओं में। उदयगिरी की पहाड़ी में वैष्णव धर्म और शैव मत से जुड़ी हुई अनेक वहां पर मूर्तियां पाई गई है। अगर और अच्छे से देखेंगे गुफा मंदिर का, तो गुफाओं में अजंता और एलोरा ये सबसे फेमस है। गुफाओं में अगर बौद्ध धर्म के स्थापत्य कला में हम लोग अगर गुफा कला की बात करते हैं, तो अजंता और एलोरा जो है ना, ये बेस्ट है, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। यहाँ स्थापत्य कला ही की का ही प्रमाण नहीं, बल्कि यहाँ पर चित्रकला का भी प्रमाण मिलता है, चित्रकला का प्रमाण मिलता है। चित्रकला में यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए ऐसे चित्र मिले हैं ना, जिसका कि हम लोग एक अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आखिर अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं गुप्तकालीन है, इसमें चित्रकला के क्या प्रमाण मिले हैं। तो चित्रकला का भी सर्वश्रेष्ठ नमूना अगर देखा जाए, अगर आपसे ये पूछा गुफा कला में है ना, गुफा स्थापत्य में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहाँ है, तो अजंता और एलोरा में गुप्तकालीन। अगर पूछा जाएगा चित्रकला का भी सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिलता है, वो भी अजंता और एलोरा में होगा, क्योंकि जो गुफाएं है ना, गुफाओं की दीवारों पर बेहतरीन चित्रकारी की गई है। और वो अभी भी अगर आप जाएंगे ना अजंता और एलोरा की गुफाओं में, तो आपको लगेगा कि ये हाल फिलहाल का ही बना है, उसकी चमक आज भी बरकरार है। वैज्ञानिकों के बीच भी यह रहस्य बना हुआ, आखिर इसमें किस प्रकार का कलर का इस्तेमाल किया गया था, जो कि आज भी डिस्कलर नहीं हुआ है। हम लोग अपने आसपास में कलर करते हैं, फिर वो डिस्कलर हो जाता है, लेकिन इस गुफा में कौन सी तकनीक थी जो आज भी चमकती है, लगता है कि हाल फिलहाल का ही ये कलर किया गया है। इस प्रकार की यहाँ पर बारीकी से कलर किया गया है। गुप्तकालीन चित्रकला, जैसे हमने कहा चित्रकला में भी बेस्ट अगर देखा जाएगा तो यही मिलेगा आपको, अजंता और एलोरा की गुफाओं में ही बेस्ट आपका चित्रकला का प्रमाण मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण। तो चित्रकला जो था ना गुप्तकाल के, इसमें एक स्टेटमेंट याद रखिएगा अब वासुदेव अग्रवाल का, इसका भी एक क्वेश्चन में पूछ देगा। वासुदेव अग्रवाल का देखिए गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में ये क्या कहता है, डॉक्टर वासुदेव आपका अग्रवाल, ये गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जो कहते हैं उस स्टेटमेंट को यहाँ भी आपको याद रखना है। यहाँ कह रहे हैं गुप्त काल में अपने पूर्ण विकास को पहुंच गई थी, इसको कहते चित्रकला के संबंध में। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल कहते हैं गुप्त काल में चित्रकला अपने पूर्ण विकास में पहुंच गई थी। यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल का। महाकवि कालिदास ने चित्रकला की शिक्षा देने के लिए चित्राचार्य शब्द का प्रयोग किया। कालिदास किस काल के थे, गुप्त काल के थे, और कालिदास ने गुप्त चित्रकला की शिक्षा देने के लिए चित्राचार्य शब्द का प्रयोग किया है। और ये किसके दरबार में रहते थे कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। इसने भी चित्रकारिता के लिए चित्राचार्य शब्द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार जो आपके कामसूत्र के रचनाकार हैं वात्स्यायन, इसने भी चित्रकारी को जो 64 कला है ना उसमें से एक माना है, यानी चित्रकला का काफी महत्व था। ठीक है, वात्स्यायन ने क्या कहा कि जो 64 प्रकार की कलाएं होती है, 64 प्रकार की कलाओं में चित्रकारिता का भी अपना स्थान था। इसके बाद यहां अगर आप देखेंगे चित्रकारी का एग्जाम्पल, तो ये दोनों तस्वीर, दोनों जो कि आपको अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलता है ना, अजंता और एलोरा, और एक आपका बाघ, वहां पर आपका चित्रकला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा आपको। अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे आपका अजंता का। तो अजंता का जब गुफा का बात करते हैं ना, तो अजंता और साथ में बाघ चलेगा, दोनों में क्या अंतर है बेसिक समझिए। दो गुफाएं हैं, अजंता में और एक है बाघ, इन दोनों में चित्रकारी के अनेक प्रमाण मिले हैं, लेकिन अजंता में क्या है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। अजंता में जो चित्रकारी है ना अधिकतर बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, अजंता में है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, और बाघ में है लौकिक। बाघ में क्या लौकिक है, लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ है, माने धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ चित्रकारी मिलता है। अजंता और बाघ दोनों की चित्रकला है ना अनुपम है। अजंता, बाघ, एलोरा, हमने 3 चित्रकला का जिक्र किया, 3 गुफाओं का जिक्र किया। इसमें से द बेस्ट आपका हो जाएगा नंबर 1 पे
अजंता आ जाएगा अगर रैंकिंग करेंगे नंबर 1, बाघ नंबर 2 पे और एलोरा नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। और इस चित्रकला को अगर हम अलग अलग इसको वर्णन करें इसके बारे में, यहाँ देखिएगा इसके रंगों में क्या क्या है, किस प्रकार इनके रंगों की विशेषता है, किस प्रकार यहाँ पे चित्रकला की गई है। अब एक स्टेटमेंट यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट यहाँ भी लीजिए। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल क्या कहते हैं, चित्रकला को देखकर, कहाँ के, अजंता की चित्रकला को देखकर रेखाओं का समासन तथा उनकी कमनीयता, रंगों की शुभ्रता, अभिव्यंजना की समृद्धता के साथ साथ उदित भावनाओं और संबंधित जीवन ने इस कला के सभी कालों के लिए सर्वोत्कृष्ट बना दिया है। इसका स्टेटमेंट है डॉक्टर अग्रवाल का। इसने क्या कहा है, रेखाओं का समासन, किस प्रकार रेखाओं को यहाँ पर खींचा गया है, उसकी कमनीयता, यानी उसको देखकर आप क्या बोलते हैं कि नजर बंद नहीं करेंगे, आप इतना खूबसूरत है कि आप उसमें खो जाएंगे। रंगों की शुभ्रता, रंगों को इसने मासूमियत के साथ, इसने सॉफ्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अभिव्यंजना की समृद्धता, यानी प्रस्तुत करने का जो तरीका है, ये सभी है ना, सभी कालों के दृष्टिकोण से ये सर्वोत्कृष्ट है, इस प्रकार कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अधिकतर चित्र हैं वो क्या है, गुप्त काल का। गुप्त काल का मतलब गुप्त काल में किसका, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो अजंता से मिला है वो हमने बोल्ड करके लिखा आपको, 16वीं गुफा। 16वीं जो गुफा है प्राचीन चित्र में एक मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है और इसको सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है। मरणासन राजकुमारी तो उसकी फेस से दिख रहा है ना, फेस से दिख रहा है, वो काफी चिंतित है और अंतिम अवस्था में है, उसको देख के ही ये पता चल जाता है, बताने का आपको जरूरत नहीं है। तो 16वीं गुफा में जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो सर्वश्रेष्ठ है। गुप्त काल के आपकी जो अजंता की गुफा है वहां से जो चित्र मिली है, वहां 16वीं गुफा में मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो सबसे बेस्ट है चित्रकारी में। चित्र को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर उसके कुछ विशेषताओं को कुछ पॉइंट में नोट आउट करते हैं, ये जितने भी चित्र हैं इसके बारे में कहा जाता है, ये इस प्रकार के चित्र हैं, कुछ चित्र ऐसे लगता है कि अभी बोल उठेंगे, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज, यहाँ पर यही वर्ड यूज होता है। ये चित्र बड़े ही ओजपूर्ण, सजीव तथा स्वाभाविक है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, स्वाभाविक लग रहा है ना, और बिल्कुल सजीव लग रहा है, लगता है कि चित्र से आप बात कर लीजिएगा, इस मुद्रा में है, लगेगा कि वो आपको देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं, और लगता है कि आप लोग, अब हम लोग बात करेंगे। इस प्रकार की चित्रकारी का प्रमाण गुप्त काल में मिला है अजंता की गुफाओं में। अगर हम बाघ की चित्रकला को देखेंगे तो बाघ की चित्रकला, जैसे हमने पहले कहा, जहां अजंता की चित्रकला बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, वहीं बाघ की जो चित्रकला है ना वह लौकिक जीवन से प्रभावित है। बाघ की चित्रकला कहाँ है, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप एक छोटा सा गांव है, वहीं पर यह गुफा पाई गई है। यहाँ पर दीवार में जैसे वहां है, यहाँ पर भी दीवार में चित्र है, दीवार में चित्र बने गए हैं। और अजंता का जो चित्र था ना वह क्या था, धार्मिक विषय पर था, धार्मिक विषय पर था, जबकि ये जो चित्र है ना यह लौकिक विषय पर है। लौकिक मतलब क्या हो गया, आम जीवन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ चित्र नहीं मिलता है। तो अजंता और बाघ में बेसिक अंतर है कि दोनों ही चित्रकारी सबसे बेस्ट है, ठीक, अच्छा है, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ है अजंता, और बाघ का जो चित्र है ना वो लौकिक जीवन से जुड़ा हुआ, आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो चीजें हैं ना वो आपको क्या चीज मिलता है, वहां बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, यहाँ आपको क्या मिलेगा, अधिकतर जो चीजें यहाँ पर चित्रकारी मिलती है, नृत्य गान महिलाएं कर रही है, इस प्रकार का चित्र, ठीक है, उनकी परंपरागत वेशभूषा, केश विन्यास, अलंकार प्रसाधन, यानी सजने संवरने का जो तरीका है, इस सब पर विशेष यहाँ पर फोकस किया गया है, ठीक है, इस सभी पर यहाँ पर विशेष फोकस किया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ हो गया आपका अजंता और बाघ। इसके अलावे अगर हम बौद्ध धर्म को छोड़ दें तो इसके अलावे भी इस काल में बहुत सारी कह सकते हैं कि मूर्तियां बनाई गई हैं। मूर्ति कला को अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग मूर्ति कला में
अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर भी किसी एक धर्म का नहीं है, बल्कि अलग अलग धर्म का मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं आपको। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, इसकी भी मूर्तियां मिली है। इसके अलावा अगर देखें कृष्ण लीला है ना, कृष्ण का गोकुल जाना, कंसवध, ये सब आपको मूर्तिकला का प्रमाण मिलता है। यानी कि जो देवघर का दशावतार मंदिर ही है, यानी कि जो मंदिर है और जो गुफा है, मंदिर क्या हो गया? वास्तुकला का प्रमाण। अगर हम देवघर का दशावतार मंदिर की बात करें, ये क्या है? वास्तुकला का प्रमाण है ना, भवन का प्रमाण हमें प्रस्तुत करता है, भवन। उसी प्रकार अजंता, एलोरा या बाघ, वो क्या करता है? वो हमें गुफा कला का प्रमाण देता है, लेकिन वो भी एक प्रकार से भवन है, किसी का आश्रय है। जो गुफा है वो भी भवन है, लेकिन यहाँ पर साथ साथ दोनों पैरेलल तरीके चल रहा है। भवन के दीवार पर चित्रकारी की गई है, गुफाओं के दीवार पर चित्रकारी की गई है। मंदिर है तो मंदिर के दीवार पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। मंदिर में मूर्ति लगाया गया, यानी एक ही जगह से आपको सभी चीजों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। मंदिर है देवघर का दशावतार मंदिर, तो यहाँ पूरे मंदिर के दीवारों पर चित्रकारी की गई है। कृष्ण लीला का, कहीं कृष्ण का गोकुल जाना, कंसवध, कृष्ण सुदामा का मिलन, है ना, रामलीला का दृश्य, ये सभी दर्शा दिया गया दीवारों में। यानी आपको एक ही जो आपको बिल्डिंग्स है, मंदिर है, वो एक प्रकार से स्थापत्य कला का भी प्रमाण देता है, दूसरे प्रकार से वह आपका चित्रकला का भी प्रमाण देता है, मूर्ति कला का भी प्रमाण देता है। आपको मूर्ति भी लगाया गया है, यानी कह सकते हैं कि सभी धर्मों की चीजें मिली है। और बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म के साथ साथ यहाँ पर देखिए जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियां मिली है, विशेषकर मथुरा और गोरखपुर में। मथुरा और गोरखपुर में बुद्ध कालीन जैन तीर्थंकरों की भी प्रतिमाएं मिली है, यानी इस काल में जैन धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं भी बनाई गई थी, क्योंकि बौद्ध जितने भी इस दौर के शासक थे, गुप्त कालीन शासक, सभी क्या थे? सभी धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इस युग में आपका पकाई गई मिट्टी और मसालों की मूर्तियां बनाई जाती थी। इस युग की मूर्तियों में आकृति, मुद्रा और हाव भाव पूर्णतः भारतीय था। तो मैंने पहले ही कह दिया, पहले ही लाइन में, कि यहाँ पे मूर्ति कला पे या कोई भी इसका जो कला है वह स्वदेशी था, विदेशी प्रभाव से यह पूर्णतः मुक्त था। इसीलिए इसको स्वर्णकाल कहते हैं। स्वर्णकाल कहने के पीछे इसका रीजंस भी यही है। अगर ये सारी चीजें थी कि पत्थर की मूर्तियां बनती थी, मिट्टी की बनती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें धातु कला का विकास नहीं हुआ था, धातु कला का भी विकास हुआ था। धातु कला से भी यहाँ लोग परिचित थे, ठीक है, धातु कला का भी विकास हुआ था। और धातु कला में कौन कौन सी कला का? इस काल में अनेक धातुओं को गलाकर मिश्रित कर अनेक वस्तुएं, मूर्तियां बनाई जाती थी। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको सुल्तानगंज बिहार में बुद्ध की भव्य प्रतिमा मिली है। सुल्तानगंज बिहार में बुद्ध की भव्य प्रतिमा मिली है। इसी प्रकार नालंदा में 80 फीट ऊंची कांसे की बुद्ध की प्रतिमा है ना, नालंदा में 80 फीट ऊंची कांसे की बुद्ध की प्रतिमा मिली है। इसके बाद अगर हम दिल्ली महरौली की बात करें, तो महरौली में जो आपका महरौली का स्तंभ है, महरौली का जो स्तंभ है वो भी इसका एग्जाम्पल है, कांसे की प्रतिमा। महरौली का ढला हुआ जो लोह स्तंभ है वह भी गुप्त युग की धातु कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए धातु कला में भी ये लोग आगे थे। सुल्तानगंज बिहार से क्या मिला? बुद्ध की भव्य प्रतिमा। नालंदा में 80 फीट ऊंची कांसे की बुद्ध की प्रतिमा। महरौली का लोह स्तंभ। ये सब क्या प्रमाण करते हैं कि इस युग में सिर्फ प्रस्तर या मिट्टी से बने हुए ही कला के प्रमाण नहीं है, बल्कि धातु कला का भी विकास हुआ था। ये धातु कला से भी परिचय थे। अगर हम कला में और भी क्षेत्र में आगे जाएं, संगीत, नृत्य, इसका भी प्रमाण मिलता है। संगीत, नृत्य, जो वहां शासक थे, खुद शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाती हुई उनकी तस्वीर है। यानी समुद्रगुप्त खुद वीणा बजाने के शौकीन थे, संगीत के शौकीन थे, यानी संगीत का भी यहाँ पर प्रचलन था। यहाँ पर पुरुष स्त्री दोनों ही गाते थे, ठीक है, दोनों ही गाते थे, यानी संगीत कला का भी यहाँ पर प्रचलन था। जब वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, यानी वाद्य यंत्र भी यहाँ पर प्रचलन में थे, यानी संगीत के क्षेत्र में भी
अच्छी यहाँ पर प्रगति देखने को मिलती है, यहाँ पर उन्नति दिखती है। गुप्त काल में जो मुद्रा था, मुद्राओं पर भी प्रमाण मिलते हैं चित्रकला के, मुद्राओं पर भी प्रमाण मिलते हैं इनके कलाओं के। भारतीय ढंग के अनेक सोने और चांदी के सिक्के इस काल में ढाले गए, ठीक है। इन सिक्कों पर गुप्त नरेशों की मूर्तियां, है ना, जो शासक थे उसकी मूर्तियां, लक्ष्मी की मूर्ति, गरुड़ ध्वज, सिंह की आकृतियां अंकित हैं, जो गुप्त सम्राटों के गौरव कथाएं भी प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर जहां भी जाइएगा ना आपको कला का प्रमाण मिलेगा। आप अगर मुद्रा को देखते हैं वहां भी गुप्तकालीन कला का प्रमाण, अगर मंदिर जाते हैं तो वहां भी गुप्तकालीन कला का प्रमाण मिलता है। सिर्फ मंदिर, वो बिल्डिंग्स नहीं बल्कि उनकी दीवारें चित्रकला का प्रमाण प्रस्तुत करती है। जो मूर्तियां बनी है, मूर्तियां आपका मूर्तिकला का प्रमाण प्रस्तुत करती है। आप मुद्रा लेते हैं, है ना, मुद्रा, तो वहां पर इस प्रकार का मुद्रा में तस्वीर बनी है शासक का, है ना, इस प्रकार की तस्वीर बनी है देवी देवताओं की, जो कि वो भी एक कला और संस्कृत कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना प्रस्तुत करता है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि गुप्त काल में हर एक क्षेत्र में कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति हुई थी। कला और संस्कृति के क्षेत्र में जहां पर हम लोग भारतीय कला इसको बोल सकते हैं, स्वदेशी कला बोल सकते हैं, और इस प्रकार जो उन्नति हुई ना, इसी सब को देखते हुए इस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से आज हम लोग देख रहे थे गुप्त काल हमारा स्वर्ण काल था, तो वहां पर कला और संस्कृति के क्षेत्र में किस प्रकार प्रगति हुई थी, किस प्रकार उन्नति हुई थी, उसको आज के सेशन में हम लोग देख रहे थे। तो जहां जहां अंडरलाइन कर रहे थे ना, वो सभी आपका प्रश्न बनेगा, वो सभी आपका प्रश्न बनेगा। और साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि जेट पेपर 2 में 100% सक्सेस हो, और आप भी चाहते हैं कि इस बार जो 18 सालों के बाद मौका मिला है, इसमें इस मौका को चूकना नहीं है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप पे क्लासेस चल रही है, आप आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको नीचे करते हैं, और भी क्लासेस अगर नीचे अगर करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको जेट का क्लास अभी शो होने लगेगा। हम अभी अपने ऐप पर हैं, ऐप पर आप देखिए अलग अलग यहाँ पे क्लासेस चले, नेट का है ना, इसी प्रकार सोशियोलॉजी आपका जेट पेपर 2 का है। इसको हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आगे आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है, तो आगे जैसे करिएगा मोर, तो वहां पे आपको क्लासेस दिखने लगेगा साथियों। ये देखिए सोशियोलॉजी का बैच चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे आप देखिए आपका हिस्ट्री का यूजी नेट का बैच है, और सोशियोलॉजी यूजी नेट का है, हिस्ट्री यूजी नेट का है, और ये सोशियोलॉजी आपका जेट पेपर 2 का। हम लोग अभी सिर्फ जेट पेपर 2 का आपको दिखाना चाह रहे हैं, जेट पेपर 2 का क्लास हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जेट पेपर 2, जेट पेपर 2 का क्लास यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर पे जैसे जाइएगा तो आपको यहाँ पर स्टोर सेक्शन में क्या करना है, नीचे ऐसे स्क्रॉल करना है, सारे क्लासेस आपको दिखने लगेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, व्यू ऑल कोर्सेस आ गया ना, अब व्यू ऑल कोर्सेस में जाइएगा तो फिर नीचे जाके आपको देखिए यहाँ पर बैच दिख जाएगा, जेट पेपर 1 का, जेट पेपर 2 का। देखिए यहाँ पर आपको जेट पेपर 1 का बैच दिख रहा है ना, ये जेट पेपर 1 का बैच है, ये जेट पेपर 2 हिस्ट्री का बैच है, ये जेट पेपर 2 सोशियोलॉजी का बैच है। आप जिस भी कोर्सेज में चाहें आप एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेना बहुत ही आसान है। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पे जाइए, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, ये सारे कोर्स आपको दिखने लगेंगे। जो भी कोर्स चाहिए उसको क्लिक कीजिए, है ना, क्लिक कीजिए और कोर्स में एंट्री लीजिए। और इसका आपको हमारा जो ऐप है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे ऐप का लिंक हमने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ऐप को क्लिक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप पे कोर्स आप जाइए और कोर्स में एंट्री लीजिए। और अगर नहीं तो आप गूगल प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर में भी जाकर आप टाइप कीजिए एग्जाम फाइटर नंबर 1, तो वहां पर भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दो माध्यम है, शॉर्टकट चाहिए, इसी वीडियो के नीचे ऐप का लिंक है, उसको क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड हो जाएगा, कोर्सेज दिख जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर पर जाके करते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज आप देख रहे हैं चल रही है, और हम लोग का प्रयास है कि फरवरी में हम लोग ये सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। लगातार क्लासेस चल रही है, और आप भी चाहते हैं इन क्लासेस का लाभ लेना, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए ही, साथ ही ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपका कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सके, और जो 18 सालों के बाद आपको मौका मिला है उसमें आपका रिजल्ट पक्का हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।